अच्छा, जरा तसव्वुर करें, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ पाकिस्तान का, जहां कभी कोई मार्शल लॉ ना आए। एक ऐसा मुल्क जहां पावर सिर्फ और सिर्फ वोट के जरिए ट्रांसफर हो, ताकत के जोर पर नहीं, जहां फैसले बंदूक से नहीं बल्कि 100% आइन के तहत हों। ये एक कमाल का और बहुत ही गहरा तसव्वुर है ना। आज के इस खास तज्जिए में हम इसी मफरूज़े को डिस्कस करेंगे कि अगर सिर्फ ये एक चीज़ बदल जाए तो कैसे एक डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह हमारी सियासत, मुआशरे और रियासत के हर सुतून में एक ज़बरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो चलिए सीधा इस मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही छुपता हुआ और बुनियादी सवाल है। अगर वाकई पाकिस्तान में फौजी हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे रियासत अंदर से ज्यादा मजबूत हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी? क्या पब्लिक वाकई हकीकी मानों में आजाद हो जाएगी? सच पूछे तो इसके जवाबात इतने सीधे नहीं हैं जितने बज़ाहिर लगते हैं। इस तज्जिए में हम इस पूरे मुद्दे को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। तारीखी पस मंज़र से लेकर सियासीदानों के इम्तिहान, इदारों की आज़ादी, दिफाई मामलात, इससे जुड़े खतरात और फिर इस तवील जमहूरी सफ़र तक। इस तरतीब से हमें यह समझने में बहुत आसानी होगी कि अगर अस्करी असर व रसूख का पहला डोमिनो गिरता है तो उसके बाद मुआशरे में कैसी तब्दीलियां आती हैं। सेक्शन 1, तारीखी पस मंज़र। जल्दी से देखते हैं कि आखिर इस फैक्टर को मुकम्मल तौर पर हटाना मुल्क के लिए इतनी बड़ी और अनोखी तब्दीली क्यों है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। 1947 में जब आज़ादी मिली तो बुनियाद एक मजबूत जमहूरियत थी, लेकिन फिर क्या हुआ? सिर्फ 11 साल बाद 1958 में पहला मार्शल लॉ आ गया, फिर 70 और फिर 99 में बड़ी मुदाखलतें हुईं। मतलब मुल्क की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बराह रास्त मिलिट्री रूल के ज़ेरे असर गुजरा है। जमहूरियत की जो जड़ें मजबूत होनी थीं वो तो बार बार कटती रही है ना। सेक्शन 2, हतमी सियासी इम्तिहान। अब आते हैं इस पहले बड़े डोमिनो की तरफ जो इस तब्दीली से गिरेगा, यानी सियासतदानों पर 100% जिम्मेदारी का आना। तो यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दहाइयों से हम एक ही जुमला सुनते आ रहे हैं ना, हमें काम नहीं करने दिया गया। भाई अगर मुदाखलत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो ये बहाना भी हमेशा के लिए फारिग। नाकामी हुई तो सियासतदान अपनी नाअहली का मलबा किसी और पर बिल्कुल नहीं डाल सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब सिविलियन की आदत पर होगी। अब ये एक तरह की दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये जबरदस्त मौका है कि एक स्ट्रॉन्ग और लचकदार डेमोक्रेसी बने, लेकिन दूसरी तरफ खतरा चेक करें। अगर सियासतदान इस खुले मैदान में भी फेल हो गए तो अवाम का सियासी निज़ाम से हमेशा के लिए एतमाद उठ जाएगा और ये एक तबाकुन सूरत हाल होगी। सेक्शन 3, आज़ाद इदारे और सिफारतकारी। अब देखते हैं कि इस सब का रियासती इदारों और मुल्की खारजा पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखें, जब फौज सियासत से आउट होगी तो अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी जैसे इदारे फुल इंडिपेंडेंस यानी खुद मुख्तारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी असल जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी तो यही इदारे होते हैं ना। लेकिन क्या इनका आज़ाद होना इतना ही सिंपल है? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो पावर डायनामिक्स का असल खेल शुरू होता है। हकीकत तो यह है कि पावर का खला कभी खाली नहीं रहता। अगर फौज पीछे हटती है तो कोई ना कोई उसकी जगह लेने ज़रूर आएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रिस्क है कि कहीं सियासी लोग इस खला को पुर करके उन नए नाम नहाद आज़ाद इदारों पर अपना प्रेशर ना डालना शुरू कर दें। चूँकि इन इदारों को एक ख़ास छतरी के नीचे काम करने की आदत रही है, तो डर इस बात का है कि कहीं ये मिलिट्री प्रेशर से निकलकर सीधा पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार ना हो जाएं। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी को ही देख लें। ख़ास तौर पर इंडिया, अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ मामलात में हिस्ट्री यही बताती है कि मिलिट्री का रोल फैसला कुन रहा है। अगर ये सब अचानक मुकम्मल सिविलियन कंट्रोल में आ जाए तो ये एक बिल्कुल अनटेस्टेड और नया मैदान होगा। इसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हम डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे या फिर कमज़ोर सियासी हुकूमतों की वजह से ख़तरनाक हद तक बैनुल अक़वामी दबाव का शिकार हो जाएंगे। सेक्शन 4, दिफा और अवामी जिम्मेदारी। चलें अब खुद डिफेंस सेक्टर के अंदर होने वाली तब्दीलियों और अवाम के माइंडसेट पर बात करते हैं। और यह स्लाइड इस बात को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है कि डिफेंस का क्या बनेगा। आइडियल सूरत हाल तो कमाल की है। जब एक इदारा पॉलिटिक्स से निकलकर सिर्फ अपने असल काम पर फोकस करेगा तो उसकी प्रोफेशनल काबिलियत में बेपनाह इजाफा होगा। लेकिन प्रैक्टिकल रिस्क क्या है? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ना तजुर्बाकार और कमज़ोर निकली तो डिफेंस फंडिंग और बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये चीज़ सीधा कौमी सलामती पर हिट करेगी। इस सब के साथ एक बहुत भारी जिम्मेदारी पब्लिक पर भी आती है।
جب یہ سب تبدیلیاں ہوں گی تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب نظام بدلنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اب جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ ووٹ کے طویل اور مشکل پروسیس سے ہی آئے گی. مطلب ٹرو ڈیموکریسی میں کسی جادو کی چھڑی یا راتوں رات ہونے والے معجزے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر اور مسلسل شمولیت کی ضرورت ہوتی ہے. سیکشن 5 ناگزیر خطرات. ظاہر ہے ہم صرف اچھی باتیں تو نہیں کر سکتے نا. جب ایک مضبوط اور سینٹرل فورس ہٹتی ہے تو کچھ کڑوی حقیقتیں اور رسک بھی سامنے آتے ہیں. آئیے ذرا اس بدترین صورتحال کی سیڑھی کو قدم بقدم سمجھتے ہیں. پہلا قدم، اگر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ہی لڑتی رہیں تو ملک میں سیاسی عدم استحکام آئے گا. دوسرا قدم، سخت احتساب نہ ہونے سے کرپشن آسمان کو چھونے لگے گی، کیونکہ مطلق طاقت تو انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے نا. تیسرا قدم، ناتجربہ کار قیادت کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کے سنگین مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور چوتھا قدم، جب نظام ڈیلیور نہیں کرے گا تو پبلک میں شدید مایوسی پھیلے گی جو کسی نئے اور شاید پہلے سے بھی بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے. سیکشن 6 جمہوریت کا طویل سفر. اب اس سارے تجزیے کو سمیٹتے ہیں اور دنیا کے وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں. اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے یہ استحکام حاصل کیسے کیا. انہوں نے غلطیوں سے بچ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلنے والی جمہوریت کے ذریعے کیا. انہوں نے غلطیاں کیں، ان کو بھگتا اور پھر ان سے مسلسل سیکھ کر آگے بڑھے. پائیدار ترقی کا بس یہی ایک راستہ ہے. تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ ایک ایسا پاکستان جہاں حکومتیں صرف اور صرف ووٹ سے بدلیں، جہاں ادارے اپنی حدود میں رہیں اور جہاں واقعی پبلک کا فیصلہ فائنل ہو. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایک بہت لمبا اور کٹھن سفر ہے جس میں صرف سیاست دانوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا کڑا امتحان ہے. اور اسی لیے ہم اس تجزیے کو اس بہت ہی پاورفل اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر ختم کرتے ہیں. کیا واقعی ہم لوگ ایک مکمل جمہوری پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ یا سچ بتائیں، کیا ہم اب بھی لاشعوری طور پر کسی ایسے مضبوط ہاتھ کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے اور ہمارے سارے مسئلے چٹکی بجاتے حل کر دے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے.